हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्ब्रेल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज का हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो नाटो है इसका रिवीजन ऑलरेडी पहले हो चुका है और इसमें आपको सबसे पहले आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, भारत और पेरू। इससे पहले जो हम 2 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं नाटो के बारे में। तो पहले भी हम बता चुके थे आप लोग को कि पहले 1991 से पहले पूरे विश्व में दो ही महाशक्तियां हुआ करती थी, एक यूएसए और एक था यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए ने जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो और यूएसएसआर ने जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। जो नाटो है यह अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया गया था और जो वार्सा पैक्ट है ये यूएसएसआर के द्वारा बनाया तो गया, बट इसका विघटन हो गया 1991 में और टोटल इसमें कितने देश थे? 15 देश, जिसमें से एक अकेला रूस जो है वो लगभग 75% मतलब 75% एरिया खुद कवर किया और 25% में टोटल 14 देश शामिल थे। तो ये तो भाई खंडित हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी यह नाटो जो है समूह बना हुआ है। क्या भारत इस नाटो समूह का सदस्य है या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है। वो किसी गुट से निरपेक्ष रहता है, मतलब उस गुट में शामिल नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नाटो में जो 32वां देश है जो इसमें शामिल हुआ है वो आपका कौन सा है? स्वीडन। ठीक है, और स्वीडन जो है ये किसका पड़ोसी है या किसके आसपास में बसा हुआ है? तो वही इसका अपना पड़ोसी कौन? रूस। लेकिन ध्यान रखना है कि रूस इससे खफा है इस बात से कि क्यों ये नाटो में जाकर के शामिल हो रहा है, क्योंकि इससे नाटो मजबूत हो रहा है। क्या गुट बनाना सही है या नहीं है पूरे विश्व के लिए? तो इतना जान लीजिए, भारत के अनुसार देखा जाए, भारत सरकार के अनुसार देखा जाए तो भारत सरकार कहती है कि अगर हम गुट बनाते हैं तो बाद में जा करके कहीं ना कहीं जो है विश्व युद्ध का चांस बन सकता है। तो अभी तो 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। तो अगर ऐसा गुट बनता रहेगा तो भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। भारत तो इसमें है नहीं, भारत इस ग्रुप में शामिल है नहीं। अच्छा, पेरू से रिलेटेड अगर हम देखें, पेरू में भी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन हम बताए थे आप लोग को कि पेरू में जो है वहां पे एक बीमारी जो है काफी ज्यादा ये हो चुका है, वहां पे फैल चुका है, डेंगू। डेंगू वहां पे उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी लगाया गया है। ये पेरू जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है, एक देश है जो अर्जेंटीना के पास में है। तो वहां पे डेंगू बीमारी इतनी ज्यादा फैल रही है कि वहां पे मेडिकल इमरजेंसी लगा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ऐसा देश जहाँ पे डेंगू के लिए मेडिकल इमरजेंसी लगाया गया है, वह देश कौन सा है? पेरू है। ठीक है, अच्छा, फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इसका ठीक ठाक रैंक होता है, दुनिया के अमीर देशों में से ये एक है। लेकिन एक बात इसमें आश्चर्यजनक वाली बात है कि यहाँ पे लगभग जो है आप देखिएगा तो पूरे 23 घंटे का तो दिन होता है, 23 घंटे का दिन होता है यहाँ पे, मतलब रात होता ही नहीं है। लगभग 72-73 दिनों तक जो है सूर्यास्त वाली संभावना नहीं होती है। अब सोचिए, 24 घंटा जो है एक दिन होता है, 24 घंटा का, उस 24 घंटे में 23 घंटे तो दिन ही रह रहा है, सूर्यास्त होता ही नहीं है। ठीक है, और ये लगभग 72-73 दिनों तक ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि यही एक ऐसा देश है गर्मी के कारण, है ना, क्योंकि सूर्य का जो है उधर की तरफ ज्यादा भाग हिस्सा रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई 23 घंटे तक वहां पे सूर्य उदय होता ही रहता है, मतलब अस्त होता नहीं है वहां पे गर्मी के कारण। तो फिनलैंड का अपना ये खासियत है वहां पे। ठीक है, स्वीडन 32वां सदस्य देश बन गया और भारत इसका समूह है नहीं। पेरू जो है बताए थे कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई डेंगू के लिए वहां पे मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है और उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो उन्नति योजना है
यह उन्नति योजना एक तो रोजगार से भी संबंधित है, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण से संबंधित है। उद्योग को आगे बढ़ाना है, बेरोजगार को रोजगार देना है। उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाया गया है और इसके लिए टोटल जो है 10,037 करोड़ रुपया 10 वर्षों के लिए लाया गया है, ताकि जो बेरोजगार हैं उनको एक प्रशिक्षण दिया जा सके। जैसे आप लोग एक योजना का नाम सुने होंगे, जो सबसे पुराना योजना है मनरेगा, है ना, मनरेगा। ये पहले योजना का नाम नरेगा था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो इसी के हिसाब किताब को देखते हुए ये भी एक उन्नति योजना है। बस यही अंतर है कि मनरेगा या नरेगा ये सिर्फ रोजगार के लिए था, लेकिन इसमें रोजगार के साथ साथ जो है औद्योगिकीकरण मतलब उद्योग को भी बढ़ावा देना है, इस बात को लेकर भी इसमें चीजें शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, टोटल 10,037 करोड़ का जो है इसमें राशि आवंटित की गई है टोटल 10 वर्षों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित किया जाएगा। देखिए, सी डिफेंडर्स, सी मतलब समुद्र और डिफेंडर्स मतलब रक्षा करने वाले। तो आखिर समुद्र की रक्षा करना है, तो किस चीज का समुद्र की रक्षा करना है, आखिर क्या ऐसा चीज है? तो ध्यान देना है, हमें रक्षा करना है जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है, समुद्री लुटेरे से झगड़ा करना है, प्लस हमारी जो नदी की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब वहां पर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो कई सारे समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री डाकू हैं, प्लस कोई जो है बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, जो बिजनेसमैन है वो इजिली एक देश से दूसरे देश तक यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। और ये भारत और अमेरिका दोनों देश मिल करके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक समुद्री इलाका है, ठीक है, और यहाँ पे ये भारत देश है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए भारत देश है यहाँ पे। इसका जो बॉर्डर है, यहाँ पे अगर समुद्र है तो कहा जाता है कि इस बॉर्डर से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स की बात करें, 12 नॉटिकल माइल्स, ये कैसा बॉर्डर होता है? ये राजनीतिक बॉर्डर होता है। और अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो ये कैसा? ये आर्थिक बॉर्डर होता है। मतलब अगर बिजनेस करना है तो हमारे भारत सरकार का 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है उसका अधिकार है। राजनीतिक तौर पे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारा अधिकार होता है। तो इस चीज की भी सुरक्षा हो सके। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि श्रीलंका का मछुआरा जो है वो भारत के सीमा में प्रवेश कर गया, तो भारत की नेवी वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कोई भारत का मछुआरा श्रीलंका के बॉर्डर में प्रवेश कर गया तो श्रीलंका वाले ने गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मछुआरों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा चलते रहता है। इसीलिए नेवी भी 2 तरह के नेवी बनाए गए हैं। देखिएगा, नेवी जो है वो एक तरह से 2 तरह से होते हैं। एक को कहा जाता है ब्लू नेवी, है ना, ब्लू नेवी, और एक को कहा जाता है ब्राउन नेवी। तो जो ब्लू और ब्राउन नेवी है, ब्लू नेवी का मतलब ये हो गया कि ये एकदम ठीक समुद्र के बीचों बीच में कहीं पे रहते हैं सिक्योरिटी के रूप में। ब्राउन जो बॉर्डर पे रहते हैं, है ना, जैसे देश है और समुद्र के जस्ट जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे सिक्योरिटी के रूप में ये रहते हैं। और जो ब्लू नेवी है ये ठीक समुद्र के बीचों बीच रहते हैं। तो अलग अलग इनको ड्यूटी दिया गया है। तो नेवी में 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक ब्लू नेवी और एक ब्राउन नेवी है। दोनों अपना अपना कार्य निभाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अमेरिका के साथ जो है ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिस किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च 2024 को पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स दिए गए। ग्रीन चैंपियन कैटेगरी में किसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया? देखिए, ये भारत में ना पहली बार हुआ है कि क्रिएटर्स को अवार्ड दिया जा रहा है। ये क्रिएटर्स कैसे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे लगभग 25-26 फील्ड इसमें हैं, उन सभी फील्डों में से जिनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, जो समाज परिवर्तन का प्रभाव छोड़ते हैं, उनकी क्रिएटिविटी से समाज में कुछ बदलाव हो सकता है सकारात्मक रूप से, तो उनको ये अवार्ड
दिया जा रहा है। तो इसमें एक फील्ड दे दिया गया है, एक सेक्टर दे दिया गया है, और सेक्टर है ग्रीन चैंपियन है। ग्रीन चैंपियन मतलब जो पर्यावरण को, है ना, पर्यावरण को लेकर के कुछ सकारात्मक संदेश दे रहा है, पॉजिटिव मैसेज दे रहा है जनता को कि नहीं, हमें पर्यावरण को बचा के रखना है, इसको शुद्ध बना के रखना है। इस चीज के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पे पांगती पांडे हैं, है ना, पांगती पांडे को जो है इस चीज के लिए पुरस्कृत किया गया है। और यह भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है कि जितने यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, फेसबुक पे हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे हैं, अगर उनके द्वारा समाज सकारात्मक रूप से प्रभावी हुआ है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक तरह से मोटिवेशन के लिए है। जैसे आरजे रौनक करके हैं, तो वो अलग रचनात्मक कार्यों के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। रणवीर अहलावालिया हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। तो ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं किसी तरह से पॉजिटिव मैसेज छोड़ रहे हैं वहां पे कि भाई इनको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ताकि और लोगों का मोटिवेशन बढ़े, ये ऐसी क्रिएटिविटी करें और उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्षेत्र को लेकर के या किसी फील्ड को लेकर के ये जानकारी हम जनता तक पहुंचा सकते हैं डिजिटली माध्यम से, तो आप भी बन सकते हैं क्रिएटर, और आपको भी प्रधानमंत्री के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पांगती पांडे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट ने भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच मिशन टू प्रमोट एआई इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। देखिए, ये जो इकोसिस्टम है ना, अभी आने वाले दिन में ये इकोसिस्टम इतना फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा कि इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में एंट्री ले लेगा, हमारे पर्यावरण में, यानी हमारे अगल बगल सिर्फ यही दिखेगा। एआई का तो समझिए कि इतना ज्यादा बात हो रहा है, इतना ज्यादा बात हो रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात किए थे कि एआई में ही एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसका नाम है सोरा, है ना, सोरा। ये सोरा क्या करेगा कि अब कोई भी मशीन बनाएगा तो थोड़ा सा इमोशनली टच होगा, वो मशीन इमोशन से चलेगा, इमोशन से काम करेगा। अभी आप लोग केरल में देखे होंगे, केरल में जो है वहां पे एक टीचर है, वो रोबोट के माध्यम से भी पढ़ा रही है, तो एआई जनरेटिव है वो भी। तो एआई इनोवेशन को लेकर के इकोसिस्टम जो है सॉरी किस नाम से? तो इंडिया एआई मिशन के नाम से, भारत में इंडिया एआई मिशन के नाम से ये कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? सेला सेला टनल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, वो भी खास करके किस लिए? तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो बॉर्डर कहीं ना कहीं एकदम बॉर्डर की तरफ दिखता है वहां पे, तो उस एरिया में ये टनल बनाया गया है ताकि बॉर्डर से भी हमारी सुरक्षा हो सके, किस रूप से? रक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो टनल है ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, बनने का कार्य तो बहुत पहले से हाथ इसमें लग गया था, 2019-20 से ही इसमें काम शुरू हो गया था, बट अभी 2-3 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री ने जाकर के इसका इनोग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है, और इस टनल की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये टनल जो है चीन को चेतावनी दे रहा है कि भाई अब तुम बच जाओ, अब तुम रुक जाओ, अब तुम डर जाओ, क्योंकि अब सेना का पहुंच वहां तक इजिली हो सकता है, और जो बीजिंग या चाइना जो है वो किसी भी तरीके से वो प्रवेश करने की कोशिश जो करता था भारत में, अब वहां पे रुक सकता है, वो प्रवेश नहीं कर सकता है इलीगली। ये टनल बहुत ही सिक्योरिटिव है। यहाँ पे ध्यान देना है कि किस राज्य में बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सरकार किसानों को देती है कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपए केजी अगर चावल या गेहूं या आलू कुछ भी है, तो सरकार उस पर 2 रुपए 3 रुपए एमएसपी देती है, बोलती है कि तुम इसको मार्केट में 10 रुपया ही बेच दो, बट हम तुमको 3 रुपया अलग से देंगे। किसानों को 13 रुपया मिल गया, लेकिन मार्केट में कितना गया? 10 रुपया। अब वो मार्केट में बिकेगा तो थोड़ा सस्ता होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब्सिडी ही है जो किसानों को दी जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर 285 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी दिया जा रहा है, ठीक है। और ये एमएसपी भाई संबंधित किससे है, तो कृषि से संबंधित है। और कृषि अगर हम आपसे पूछें कि किस विषय का ये किस सूची का विषय है, तो आपको पता होना चाहिए ये समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची पे अगर कोई कानून बना सकता है तो कौन, तो दोनों ही बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे केंद्र और राज्य के कानून में विवाद हो जाए तो उसमें सबसे ऊपर फिर किसको माना जाएगा, केंद्र को माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए ये पैरा शूटिंग विश्व कप जो है ये पहली बार भारत आयोजित कर रहा है, इससे पहले यहाँ पे आयोजन नहीं हुआ है। तो पहली बार भारत के माध्यम से या भारत में जो है पैराशूट विश्व कप जो है 2024 शुरू होने वाला है। लगभग इसमें 24-25 से ऊपर ही देश 74 के आसपास में, और लगभग 267 जो है शूटर इसमें शामिल होने वाले हैं। तो पहली बार है खेल के विभाग में, अगर देखा जाए खेल के एरिया में, खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत काफी उन्नति किया है। लगभग ये 3-4 सालों में बहुत ज्यादा उन्नति किया है। तो भारत पहली बार ऐसा है कि पैरा शूटिंग विश्व कप जो है यहाँ पर भारत में आयोजित की जाएगी। बहुत सारे खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं, लगभग इनकी संख्या 267 के आसपास है, और लगभग 74-75 देश भी इसमें शामिल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। देखिए कामधेनु से ही ऐसा लग जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, तो किससे है, मवेशी से, ठीक है। तो मवेशी का क्या हो रहा है ना, आजकल तस्करी हो रहा है, और ये तस्करी ज्यादातर कहाँ हो रहा है, कहाँ देखा जा रहा है भाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब जम्मू कश्मीर में जो है ये तस्करी वहां पे हो रहा है, किसका, मवेशियों का। इस तस्करी को रोकने के लिए जो है ये ऑपरेशन कामधेनु अभी चलाया गया है। हालांकि ऑपरेशन कामधेनु और भी राज्यों में चला है, लेकिन आज से 2 साल 3 साल पहले। अभी फिलहाल जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है कामधेनु, वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मवेशियों का तस्करी हो रहा है। और आपको पता है कि तस्करी करना क्या है, गलत बात है। हमारे अनुच्छेद में भी जो है वहां पर भी वर्णित है कि तस्करी करना, मानव तस्करी करना मना है। और उसके अंडरलाइंस में आप देखिएगा तो मानव के साथ साथ मवेशियों का भी है। अगर मवेशियों का हम तस्करी करेंगे तो या तो बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग होगा, या इनकी हत्याएं होंगी, अधिक से अधिक कालाबाजारी होगा। तो ये सही नहीं है। बार बार भी अगर आप कर रहे हैं तस्करी तो बहुत कड़ी सजा है इसको लेकर के। तो ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है, जो कि कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में है। और लद्दाख में भी देखिए ना, अभी वहाँ पे काफी सारा विरोध चल रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था तब कहा गया था कि बहुत सारे इसमें वादे किए गए थे कि ये चीज पूरा होगा, ये चीज पूरा होगा, लेकिन अब तक पूरा नहीं है। आप लोग एक नाम सुने होंगे व्यक्ति का, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख में भी हड़ताल करते रहे पानी को लेकर के, जल को लेकर के। क्योंकि पानी जो है वहां पे रिसाइकल होता है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। तो पानी तो, बर्फ तो पिघल रहा है, पानी के रूप में आ रहा है, बट फिर से वो पानी जम नहीं रहा है ना, यानी बर्फ नहीं बन रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस एरिया में किसकी मात्रा बढ़ रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण क्या है, क्योंकि वहां पे पर्यटन बढ़ रहा है ना। पहले जहाँ पर 2000-4000 लोग जहाँ रहे थे, आज लाखों में 4 लाख 5 लाख लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो इतना सारा कचरा, कूड़ा, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो बर्फ बनने नहीं देगा, क्योंकि CO2 अगर बढ़ेगा तो वहां का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। तो सोनम वांगचुक ने जो है वहां पे हड़ताल किया है कि अगर पानी को बचाना है तो भाई यहाँ पे ये पर्यटन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अब लद्दाख के लोगों को देख लीजिए, उनके यहाँ तो लिमिट है। एक व्यक्ति 6 लीटर 7 लीटर से पानी ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। और हमारे यहाँ बिहार में देख लीजिए, एक व्यक्ति कम से कम 250 लीटर पानी खर्च करता है पर डे, एक दिन में। जबकि लद्दाख के लोगों के ऊपर एक दिन में 6 से 7 लीटर ही पानी खर्च करना है, उसमें पीना भी है, नहाना भी है, सब चीज करना है। और हमारे यहाँ देखिए एक दिन में लोग 250 लीटर से ज्यादा पानी खर्च कर देता है, ये रेशियो निकाला गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 500-1000 लीटर तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो पानी का महत्व हम लोगों को भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि मिल रहा है तो बड़ी इजीली हम लोग खर्च कर दे रहे हैं, नहीं। पानी का महत्व समझना होगा, नहीं तो अगला वर्ल्ड वार सब पानियों को लेकर के होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग।
पहला प्रश्न है कि पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगले वीडियो में जो है हम इसके चारों ऑप्शन का भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि हर स्टेट को लेकर के क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो आपको इसका आंसर उत्तर में कमेंट बॉक्स में दे करके बताना होगा। तो आज के लिए आपका टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। धीरे धीरे जो है हम कोशिश करेंगे कि पिछला जितना करंट अफेयर हो चुका है उस चीज का उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन के लिए लाया जाए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, या फिर सभी का कलेक्शन एक साथ जो है एक बार मैराथन क्लास ले लेंगे, उसमें सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।